So hello everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. Today we are going to proceed in the lecture the detailed description of eukaryotic cell. इसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं एंड अल्टीमेटली आज आपका ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये कंप्लीट हो जाएगा और आज के इस लेक्चर के बाद आपको अल्टीमेटली हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम मार्क्स अप लर्निंग ऐप है उसके ऊपर इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे. So please make sure to join the Telegram channel, link is in description. और अब हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की. तो कल हम लोगों ने लाइव क्लास के अंदर काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर ली थी, जहां पर यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक एस्पेक्ट हमने सबसे पहले समझा कि आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं थी. एंड अल्टीमेटली वी ट्राइड टू डिफरेंशिएट द प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल. उनके बीच के जो जनरल डिफरेंसेस थे उनको हमने यहाँ पर नोट डाउन किया और 5C नाम के डिफरेंसेस को हमने यहां पर देखा जो कि नीचे मेंशन किए हुए हैं. अब हमने एक प्लांट सेल का डायग्राम देखा और ये जाना कि इसमें क्या क्या खास चीजें पाई जाती हैं. फिर एक एनिमल सेल का डायग्राम देखा और ये जाना कि एनिमल सेल में क्या क्या पेक्यूलियर ऑर्गेनेल्स पाई जा सकती हैं. सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक डिटेल्ड अकाउंट लिया, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा, उसके फंक्शन को देखा, किस हिसाब के ट्रांसपोर्ट्स यहां पर होते हैं उसको देखा और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग सेल मेम्ब्रेन के लिए हमने डेवलप कर ली. उसके बाद हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ाई की एंड अल्टीमेटली हमने मिडल लैमेला की जानकारी भी यहां पर ले ली थी. प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी एक अच्छा खासा अकाउंट यहां पर ले लिया गया था. अदर देन दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की स्टडी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी न्यूक्लियस के जस्ट बाद न्यूक्लियस के आउटर एनवेलप से अटैच्ड जो आपका एक सिस्टम होता है उसको हमने यहां पर जाना. सबसे पहले आउटर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एसोसिएशन में कौन होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लाइसोसोम एंड उसके बाद वैक्यूल. इन चारों की हमने बारी बारी स्टडी की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. इसके बाद कुछ और बड़ी बड़ी ऑर्गेनेल्स आती हैं जिसमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया से भी बड़ी ऑर्गेनेल जो कि है आपकी क्लोरोप्लास्ट विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. सो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ लिया था और इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी हमने जान लिया था जो कि सारी हैंड रिटन इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है. क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को भी बहुत अच्छे तरीके से हाथों से बनाकर हमने देख लिया था. राइबोसोम को भी हमने देखा था कि आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन कौन सी सब यूनिट्स होल्ड करता है एंड अल्टीमेटली जो एस यहां पर लिखते हैं हम लोग विच इज बेसिकली द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और द स्वेदबर्ग यूनिट, वो आखिर क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हमने इस डायग्राम से जस्टिफाई कर ली थी. तो आज हमारे लेक्चर की शुरुआत कहां से होने वाली है दोस्त? शुरुआत होने वाली है साइटोस्केलेटल एलिमेंट से. व्हाट आर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स? साइटो का मतलब होता है दोस्त सेल. तो जब भी आप सेल की स्टडी करते हैं तो आप उस ब्रांच को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं. तो साइटो का मतलब ही क्या होता है? साइटो का मतलब ही होता है सेल एंड स्केलेटल मतलब जैसे आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक बेसिक ढांचा प्रोवाइड करने के लिए आपका स्केलेटल सिस्टम मौजूद है. भैया हड्डियां है ना आपकी, राइट? बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, आपके अंदर एक बहुत अच्छा फ्रेम प्रेजेंट है जिसमें आपके काफी सारे ऑर्गन्स अटैच्ड हैं. आपकी पूरी की पूरी बॉडी जैसी दिखेगी वो कौन जस्टिफाई करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम. सिमिलरली एक जो सेल है वो तो पिचक जाना चाहिए. उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसे रोक के रखता है? अब आप बोलेंगे सर उसके अंदर है सेल वॉल. दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. सेल वॉल एक वॉल का काम करती है. सेल वॉल रिजिड है नेचर में. सेल वॉल नॉन लिविंग है तो किसी भी सेल को फटने नहीं देती या किसी भी सेल को पिचकने नहीं देती. लेकिन भाई अंदर का कंटेंट ही समझ लो आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो वो तो आपका मूव करता रहेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा. तो हमें क्या चाहिए? हमें एक प्यारी सी नेटवर्क चाहिए वहां पर. और किन चीजों का नेटवर्क चाहिए? हमें वहां पर प्रोटीन्स का नेटवर्क चाहिए. तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि यहां पर क्या है? आपका एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है जो कि आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा जिसे साइटोस्केलेटल बोला जाता है. यानी सेल का जो मेन पार्ट है ना आपका, जो कि आपका साइटोप्लाज्म है, उसमें प्रोटीन्स के धागे रहेंगे काफी सारे और वो धागे क्या है? एक दूसरे से अटैच रहेंगे. जैसे एक ऊन का धागा होता है तो उस ऊन के धागे को जोड़ जोड़कर एक पूरी स्वेटर तैयार की जाती है. तो एक ऊन का धागा इज सिंगल तो वो काफी कच्चा साबित हो सकता है, लेकिन जब वो एक स्वेटर का रूप ले लेता है तो क्योंकि इंटरलिंकिंग है ना, वहां पे धागे इस तरीके से भी जा रहे हैं, इस तरीके से भी जा रहे हैं, कोई डिजाइन कोई पैटर्न भी बना हुआ है तो अल्टीमेटली इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग. इसी हिसाब से जब मकड़ी अपना जाला बनाती है तो इनिशियली किससे बनाती है जाला? धूल के कणों से बनाती है, राइट? और अपने कुछ
प्रोटीन्स को सिक्रीट करती है। तो वो प्रोटीन्स हो सकता है काफी कच्चे हों, लेकिन जब उन्हें अटैच कर दिया जाता है एक बेहतर तरीके से, तो अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और ये एक केमिकली प्रूवन फैक्ट है कि उनके केमिकल्स के ऊपर जब रिसर्च की गई थी ना, तो अल्टीमेटली ये पाया गया कि मकड़ी का जो जाला है वो आयरन से भी, अगर दोनों की एक समान लेयर ली जाए कि इतनी ही मोटी लेयर है आपकी आयरन की और इतनी ही मोटी लेयर है आपकी स्पाइडर वेब की, तो स्पाइडर वेब इज 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ आयरन। तो इतना स्ट्रॉन्ग नेचर कैसे आपका बन जाता है एक स्पाइडर वेब का, कि सर हम तो तोड़ देते हैं फटाफट डंडा घुमा के, क्योंकि वो बहुत पतली है। अगर बहुत मोटी लेयर बन जाए तो आप उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे दोस्त, राइट? क्योंकि प्रोटीन्स आपस में जब कनेक्ट होते हैं ना, तो बहुत ही ज्यादा एक रिजिड सरफेस तैयार कर लेते हैं, और उस सरफेस की जरूरत है हमारे सेल को। समझ लीजिए यार, एक सेल है, ओके? आप जमीन पे चलते हैं ना, वो पूरी जमीन, आपका कमरा जो है ना, उस पूरे कमरे की जो जमीन है वो क्या है, सेल का सरफेस है। लेट्स से वहां पर पानी ही पानी है, साइटोप्लाज्म के अंदर खूब सारा पानी है। अब एक ऑर्गेनेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जिसे कहते हैं साइटोसोलर मूवमेंट, राइट? चीजों को साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करना है, तो साइटोसोलिक मूवमेंट वहां पर होनी चाहिए। लेकिन भाई अगर समझ लो पूरे सेल के अंदर पूरे फर्श पे पानी ही पानी है, तो क्या तुम पानी में अपनी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो? भाई पानी तुम्हें जहां ले जाएगा तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। और ज्यादा हाथ पैर चलाने की कोशिश करी तो मुंह के बल जमीन पे धाप करके गिर जाओगे। तो जाहिर सी बात है अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं। लेकिन समझ लो वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग नीचे नेटवर्क मिल गया, जाल मिल गया, ओके, जिसपे आप चढ़ सकते हो, जहां आपकी पकड़ बन सकती है। समझ लो आपको एक दीवार पे चढ़ना है, तो दीवार पे तो नहीं चढ़ पाओगे, स्लिपरी होती है, या फिर स्लिपरी भी नहीं होती तो एटलीस्ट ग्रिप भी नहीं बन रही है, तो दीवार पे नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन कोई जाल है, कोई जैसे फुटबॉल का नेट होता है ना, उस हिसाब से कोई बहुत बड़ा नेट है जो दीवार के ऊपर लटका हुआ है, उसके ऊपर आप आराम आराम से पंजा फंसा फंसा के निकल जाओगे। तो सेम चीज होती है सेल के अंदर, जब ऑर्गेनेल्स मूव करती है ना, तो इस प्रोटीन के नेटवर्क के ऊपर मूव करती हैं। और ये जो प्रोटीन का नेटवर्क है ना, ये उन्हें वो जाल वाला स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर ऑर्गेनेल्स बढ़िया तरीके से मूव कर पाए और सेल भी अपना स्टेबल रहे। तो साइटोस्केलेटल्स इन सेल आर इन्वॉल्वड इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, देखो यार सपोर्ट तो देगा ही, टफनेस है इसमें, मोटिलिटी। अब सर मोटिलिटी कैसे दे सकता है? मोटिलिटी मैंने आपको बताया सेल के अंदर भी, सेल में भी जो ऑर्गेनेल्स मूव करेंगी वो इसकी वजह से मूव करेंगी। प्लस ये जो आपके कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है ना, ये सिलिया और फ्लैजेला के भी पार्ट होते हैं, तो ये मोटिलिटी में भी काम आते हैं, सिलिया और फ्लैजेला के अंदर भी पाए जाते हैं। अब आप सिलिया और फ्लैजेला पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो वहां आपको पता रहेगा कि सिलिया और फ्लैजेला में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला किसका बनता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ट्यूबुलिन में माइक्रोट्यूब्यूल है, नाम में ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल आ गया ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल है, विच इज द काइंड ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट। एंड शेप भी प्रोवाइड करेगा अच्छी खासी। जाहिर सी बात है चीजों को कंसंट्रेट कर रहा है ना एक जगह पे ये नेटवर्क, तो शेप तो प्रोवाइड करेगा ही, उसको हिलने डुलने नहीं देगा, सेल की बहुत ज्यादा शेप में फ्लक्चुएशंस नहीं होने देता। तो यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के आपके साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं। पहले आपके एक्टिन फिलामेंट्स, ओके, एक्टिन और मायोसिन जो आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन में सुने होंगे कि जब आप किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो प्रोटीन्स रहते हैं, और भी मल्टीपल प्रोटीन्स हैं, दो जो मेन प्रोटीन है कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर एक्टिन एंड मायोसिन। उसमें से जो एक्टिन है ना, इसे आप प्यार से क्या बोलते हैं, इस एक्टिन का नाम है, एके लिख दे रहा हूं मैं, ऑल्सो नोन एज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये आपका जो सेकंड है भैया, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल जो सिलिया और फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट है। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसका नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों रखा गया, आईएफ क्यों रखा गया, आईएफ इसलिए रखा गया क्योंकि इसका साइज ही इंटरमीडिएट है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, अगर हम रेडियस की बात करें मेरे दोस्त, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, इनमें से सबसे छोटा है एक्टिन यानी माइक्रोफिलामेंट, ओके। माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट, भैया इंटरमीडिएट है तभी तो बीच में आएगा। और सबसे बड़ा कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल। ये बात याद रखनी है बस। यानी अगर आप इनके रेडियस को कंपेयर करें या फिर अगर आप इनकी लेंथ को, साइज को कंपेयर करें, बेसिकली साइज बोल सकते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा होगा आपका माइक्रोफिलामेंट, उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड देन आपका माइक्रोट्यूब्यूल। आपको इतना ही जानना है बस साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि इनको आप फर्दर पढ़ेंगे। अब जैसे माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आप कहां पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल आप पढ़ेंगे अभी सिलिया और फ्लैजेला के अंदर।
एक्टिन आप कहां पढ़ेंगे? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो इनके बारे में फर्दर काफी सारी चर्चाएं होती हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलिया और फ्लैजेला, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल बिट ऑफ दिस फ्रॉम दिस स्लाइड। इस स्लाइड को हमें क्या करना है? इस स्लाइड को हमें सिर्फ सुनना है, याद नहीं करना कुछ। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एक्सोनिम क्या था, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा 9+2 अरेंजमेंट क्या है, सर मुझे तो ये पता ही नहीं लगा कि माइक्रोट्यूब्यूल किस हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं, डबलेट क्या है, सिंगलेट क्या है, इंटर डबलेट ब्रिज क्या है, सेंट्रल शीथ क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया इस स्लाइड में। समझना है भी नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं, थोड़ा बहुत समझ में भी आए तो भी मत समझो, इस स्लाइड को सिर्फ सुन लो। ये स्लाइड इसलिए डाली गई है जिससे कि आपको इन नामों की एक आदत हो जाए। जो भी मैं यहां पर नाम लूंगा बस वो जहन में रखो कि हाँ ऐसा कुछ मेरा सुना हुआ है, जिंदगी में कुछ बहुत नया नहीं हो गया है, राइट। ये चीजें मेरी सुनी हुई है, सिर्फ उसलिए स्लाइड है। बाकी पूरा का पूरा जो चिट्ठा किट्ठा है वो हम खोल देंगे इन 2 स्लाइड्स के अंदर, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ आराम से बैठ के सुनो। सिलिया और फ्लैजेला जो है ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती हैं ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको 2 लाइनें बताई थी और यहीं से आपका मेन सवाल बनता है। स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया जाता है अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। मैंने आपको प्रोकैरियोट में बताया था इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऐसा लिखा आ सकता है, या फिर इट इज आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भैया सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है तो उसी की आउटग्रोथ तो होगी सिलिया और फ्लैजेला, लेकिन इट बेसिकली पासेस थ्रू द सेल वॉल आल्सो। भाई सेल वॉल को भी तो क्रॉस करके जाएगी ना, सेल वॉल तो बाहर की साइड है, अंदर है मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन को ग्रो करना है तो सेल वॉल को क्रॉस भी करना पड़ेगा। तो काफी जगह पर सेल वॉल के रेफरेंस में लाइन लिखी हुई है, काफी जगह पर सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस में लाइन लिखी हुई है, लेकिन आपको ये समझना है कि सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो फ्लेक्सिबल है नहीं कि सिलिया फ्लैजेला बना लेगी। तो बने किससे सिलिया फ्लैजेला? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से, लेकिन सेल वॉल को तोड़कर बाहर भी तो निकलेगा ना हल्का सा पार्ट, तभी तो सिलिया फ्लैजेला ग्रो हो पाएगा। तो यहां पर किसी भी एंगल से सवाल पूछा जाए हमारा हो जाना चाहिए। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क्स लाइक ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? इकट्ठे मूव करते हैं, राइट, काफी ग्रुप में। तो या तो पूरे सेल का मूवमेंट हो जाएगा या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि सिलिया होता है बहुत छोटा, तो इसकी जितनी औकात है ना काम करने की उतना ही करता है, एक सिलिया से कुछ नहीं होगा। हजारों सिलिया आते हैं साथ में मूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और उस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से या तो सेल मूव करेगा या फिर सिलिया इतनी जोर जोर से हिलेंगे, जैसे भैया नाव आगे ले जाने के लिए चप्पू हिलाते हो ना तो नाव आगे बढ़ जाती है, ऐसे ही सिलिया हिलाओगे सेल आगे बढ़ जाएगा या फ्लूइड पीछे हो जाएगा। एक ही बात है यार, रिलेटिव मोशन है, फिजिक्स भी पढ़ते हो तुम लोग, तो जाहिर सी बात है वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि हजारों सिलिया साथ मूव करेंगे तब जाके कुछ होगा। लेकिन फ्लैजेला भैया होता है बड़ा, तो फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर है, तो ये डायरेक्टली सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर दोनों में से एक पूछ लिया जाए कि विच इज द प्राइम थिंग फॉर मोटिलिटी इन केस ऑफ सेल्स, सिलिया फ्लैजेला दोनों दिए हुए हैं, तो उत्तर आएगा फ्लैजेला। फ्लैजेला सेल को मूव करा सकता है, ओके, जैसे स्पर्म सेल को मूव कराता है, लेकिन सिलिया जो है वो सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव करा सकता है। दैट्स व्हाई मेन सेल्यूलर मूवमेंट किससे होती है? आपके फ्लैजेला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब स्टडी किया गया सिलिया और फ्लैजेला को, तो पता लगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ये मैं आपको याद करा दूंगा, सिर्फ सुन लो, जैसा मैंने बताया था, कुछ इसमें और नहीं करना। इनकी जो कोर है यानी इनका जो सेंटर है ना, इसे क्या कहा जाता है? एक्सोनिम। यानी समझ लो ये है मेरा फ्लैजेला, ठीक है, चोटी जैसा फ्लैजेला निकला हुआ था, मैंने उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया और इसे काट दिया। इसे काट के मैं ऊपर से देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे राउंड दिखाई देगा ना। कोई भी अपने हाथ में पेंसिल ले लो या पेन ले लो, भाई अगर आपने एक चीज को ऐसे काट दिया है और ऊपर से देख रहे हो तो एक सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा, बाकी तो पेंसिल की मोटाई बराबर है, तो नीचे तक का पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो गोलाई में आपको दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, राइट। तो क्या कर रखा है मैंने स्लाइड में? ऐसे रख रखा है ये आपका जो सिलिया था, तो मुझे सिर्फ एक गोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, लंबाई से मुझे कोई मतलब नहीं है। गोल वाले पार्ट में ये आपके अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे कि ये है 1, यह है कोई चीज 1, यह है कोई चीज 2, यह है कोई चीज 3, यह है कोई चीज 4, यह है कोई चीज 5, यह है कोई चीज 6, यह है कोई चीज 7, यह है कोई चीज 8, यह है कोई चीज 9। तो 9 चीजें मुझे ऐसे सर्कल में दिखाई दे रही हैं इसी पे, यानी क्या है कि 9 चीजें जो है ना लेंथ वाइज नीचे तक जा रही हैं। ये मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है 1, सेंटर पे देखोगे यहां पर दिखाई दे रहा है 1, यहां पर दिखाई दे रहा है 2, ये क्या है 2, ये 2 चीजें सेंटर पे पाई जा रही हैं इस पेन के ऐसे, और ये भी नीचे तक जा रही हैं। तो मुझे लेंथ से मतलब नहीं है, मैं काटूंगा इस चीज को और ट्रांसवर्सली, टीएस कहते हैं इसे, ट्रांसवर्सली मैं देखूंगा
कि अच्छा एक सर्कल में क्या क्या चीजें आ रही है। तो ये जो सर्कल है ना, इसे क्या बोला, एक्सोनीम बोला। इस एक्सोनीम की स्टडी करनी है हमें, राइट, इसकी स्टडी करनी है। तो यहां पर एक्सोनीम है, इसमें क्या है, काफी सारे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। मैंने अभी आपको साइटोस्केलेटल एलिमेंट बताया है कि वो मोटिलिटी में काम करते हैं। कैसे भैया, सिलिया और फ्लैजेला बना रहे हैं ना, तो दे आर रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। यानी ये आपका अगर फ्लैजेला है और यहां पर 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, तो 9 के 9 भी पैरेलली नीचे की साइड रन कर रहे हैं। सेंटर पे 2 है तो वो भी पैरेलली रन कर रहे हैं। तो दे आर पैरेलल एंड मूविंग अलोंग द लॉन्ग एक्सिस। तो यहां पर 9 आपको डबलेट देखने को मिल रहे थे, जो कि आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहलाते हैं। पेरिफेरल क्योंकि वो चारों ओर थे, पेरिफेरी की तरफ, सर्कमफेरेंस पे, ओके। एंड 2 जो थे आपके सेंटर पर लोकेटेड थे। इसे कहा जाता है 9+2 अरेंजमेंट। यानी 9 आपके डबल डबल जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और 2 सेंटर पे। जैसे यहां पर देखो 9 जो थे, मैंने 9 1 से लेके 9 तक मार्क किया है, ये आपके डबलेट थे। ओके, डबलेट कैसे है, देखो यार, यहां पर मैंने 1 मार्क किया है, तो ये एक रिंग है 1 की, ये दूसरी भी तो 1 की रिंग है ना, दोनों साथ अटैच है। ये भी तो दूसरे की है, ये भी तो तीसरे की है, ये भी तो चौथे की है, ये पांचवे की है, ये छठे की है, ये सातवें की है, ये आठवें की है, ये 9वें की है। तो मैंने 9 नंबर को जो है ना, 1 से 9 नंबर को मैंने 2 बार मेंशन किया है क्योंकि डबलेट है। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, एक डबलेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल की रिंग प्रेजेंट है। जबकि ये जो सेंटर वाले हैं ना, जिनको ब्लैक से मार्क किया है 1 और 2, ये बेचारे अकेले अकेले पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कह दिया, सिंगलेट कह दिया। ठीक है, इसे क्या कह दिया, इसका अगर मैं नाम लिख दूं यहां पर, तो इसे क्या कह दिया बंधु, इसे कह दिया एक सिंगलेट कह दिया। तो सिंगलेट कितने हैं भैया, यहां पर 2 सिंगलेट हैं। जबकि डबलेट कितने हैं भैया, यहां पर 9 डबलेट हैं। तो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट, क्या आपकी यहां पर अरेंजमेंट हो गई, 9+2 अरेंजमेंट इसे कहा जाता है आपकी सिलिया और फ्लैजेला की। नाउ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। यहां पर एक सेंट्रल शीथ भी पाई जाती है। यानी जो आपके सेंटर वाले 2 माइक्रोट्यूब्यूल है ना, उनके चारों ओर एक सेंटर पे शीथ है। ओके, और ये आपके पेरिफेरल डबलेट से कनेक्टेड होती है बाय अ रेडियल स्पोक। तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9 रेडियल स्पोक होंगे। ओके, कैसे होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। नाउ पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। डबलेट जो है, जो चारों ओर प्रेजेंट है ना, वो भी एक दूसरे से लिंकर से कनेक्टेड है। ओके, और सिलिया और फ्लैजेला का जो सेंटर होता है ना, मतलब जो बेस होता है, ये सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसे बेसल बॉडी कहते हैं। मैंने आपको सिलिया और फ्लैजेला के 3 पार्ट बताए थे। सिलिया और फ्लैजेला के 3 पार्ट क्या क्या थे भाई, अगर आप लिख के बताएं यहां पर, तो पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था आपका फिलामेंट, जो कि सबसे लंबी चोटी थी। दूसरा पार्ट क्या है, हुक, जो कि चोटी को कनेक्ट कर रहा है किससे, ओरिजिन वाले पार्ट से। और ओरिजिन वाले पार्ट को क्या बोला हमने, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, तो ये बेसल बॉडी क्या होती है, बेसल बॉडी यानी फिलामेंट और हुक पे तो 9+2 अरेंजमेंट रहता है, लेकिन ये जो बेसल बॉडी है ना, इस पे सेंट्रियोल लाइक अरेंजमेंट रहता है। और सेंट्रियोल लाइक अरेंजमेंट मतलब 9+0 अरेंजमेंट। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको आगे भी कराऊंगा इसी लेक्चर में, लेकिन अभी भी याद कर लो कि 9+0 अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल में, कैसे वो बताएंगे। अब देखो यार, ये सिलिया और फ्लैजेला है, तो सिलिया फ्लैजेला में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें लिखा देता हूं भैया। ये जो आपका पार्ट है क्या है, ये आपका एकदम बेस है, तो ये क्या हो गई, बेसल बॉडी हो गई। बेसल बॉडी हो गई ना। बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंट्रियोल लाइक होता है, मानते हो, अभी अभी पढ़ा था, सेंट्रियोल लाइक होता है। और सेंट्रियोल लाइक है तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसी है, 9+0 अरेंजमेंट है। जबकि ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है मेरे बंधु, ये आपका हुक है, ये आपका हुक है। ठीक है, और ऊपर जो चुटिया है, ओके, चुटिया कह रहा हूं तुम यार कुछ और ना समझ लेना, क्लिप काट के तुम वायरल कर दोगे, विपिन सर ने दी भरी क्लास में गाली, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जो यहाँ पे चोटी जैसी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो हुक और फिलामेंट जो है, यानी मेन जो आपका सेंट्रल हुक है और जो ऊपर की चोटी है, ये 9+2 अरेंजमेंट है, जो हमने अभी देखा। और ये जो है 9+0 अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल लाइक। और सेम इज विद सिलिया। यहां पे इनकी मूवमेंट में क्या फर्क है, ये देखो, इसमें प्रोपेलर मूवमेंट होती है फ्लैजेला में, यानी ऐसे ऐसे फ्लैजेला मूव करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, सर्कल टाइप में, और सेल को घुमा देगा। जबकि सिलिया जो है, ये आपके बैक एंड फोर्थ बीटिंग करते हैं, यानी
लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जबकि फ्लैजेलम ऐसे ऐसे घूमता है सर्कल में, ठीक है, और इस हिसाब से इनकी मूवमेंट होती है। दैट्स व्हाई फ्लैजेलम की मूवमेंट सिंस ये साइज में भी बड़ा है तो राउंड राउंड जब घूमेगा तो पूरे सेल की मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन सिलिया बहुत छोटे होते हैं तो हजारों सिलिया को साथ साथ मूव करना है, गाड़ी के वाइपर की तरह एक साथ मूव करेंगे तो ही काम होगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। अब देखो दोस्त, यहां पे सबसे बाहर एक मैंने पॉइंट आपको लिखाया था कि सबसे बाहर क्या है भैया, अब इसको हम लोग हाईलाइट करते जाते हैं कलर से कि पता लगे क्या क्या था। सबसे पहले हमने लिखा कि सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या ये बात प्रूफ हो गई? यस। ये जो हरे कलर की चीज आपको दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी पूरा का पूरा सिलिया फ्लैजेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उसके बाद अंदर की साइड क्या है मेरे बंधु? अंदर की साइड 9 डबलेट है, ये 9 डबलेट है, इन्हें क्या बोल दिया? पेरिफेरल डबलेट। सेंटर पे क्या है? सेंटर पे आपके 2 सिंगलेट हैं जिन्हें बोल दिया सेंट्रल सिंगलेट। ये क्या बोल दिया? इंटर सिंगलेट ब्रिज, इंटर सिंगलेट ब्रिज। भैया 2 सिंगलेट को कनेक्ट करने वाली चीज को इंटर सिंगलेट ब्रिज ही तो बोलोगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। यहां पर ये जो इन सिंगलेट के बगल में लाल कलर की आपको चीज दिखाई दे रही है मेरे दोस्त, ये वाली और ये वाली, ये क्या है? सेंट्रल शीथ। ये है सेंट्रल शीथ, क्योंकि सेंट्रल सिंगलेट्स को कवर कर रही है तो सेंट्रल शीथ। अब ये जो सेंट्रल शीथ है ना, ये आपके मेन जो डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल है इससे कनेक्टेड होती है। तो ये जो है आपका डंडा सा आ रहा है यहां पे देखो, ये यहां से ठुल्लू सा निकला और सेंट्रल शीथ से अटैच हो गया, ये यहां पर अटैच हो गया, ये यहां पर अटैच हो गया। तो एक आपके पेरिफेरल डबलेट से एक ठुल्लू आ रहे हैं, तो 9 आपके डबलेट हैं, तो कितने ठुल्लू आए? 9 ठुल्लू आए। इस ठुल्लू को क्या बोला? रेडियल स्पोक बोला। तो रेडियल स्पोक का नंबर क्या हो गया? 9 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। 9 डबलेट, एक डबलेट से एक ठुल्लू निकल रहा है, तो अल्टीमेटली कितने ठुल्लू हो गए? रेडियल स्पोक 9 हो गए ना, तो यहां पर क्या है? 9 आपका रेडियल स्पोक का नंबर हो गया। अब यहां पर देखो मेरे भैया, 2 डबलेट के बीच में भी ये काली काली सी अटैचमेंट मैं दिखा दे रहा हूं भाई, आस पड़ोस में भी तो कनेक्शन होगा, तभी तो एक सर्कल बनेगा, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो ये आस पड़ोस के डबलेट को जोड़ने वाली है जो काली काली सी ब्रिज है, इसे क्या बोल दिया है मेरे भाई? इंटर डबलेट ब्रिज। ओके, इसे क्या बोल दिया? इंटर डबलेट ब्रिज। ओके, प्रोटीन्स की बनती हैं ब्रिजेस, इंटर डबलेट ब्रिज बोल दिया। यही है सब, और कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इंटर डबलेट ब्रिज या इंटर डबलेट लिंकर इसे बोल सकते हैं। ये आपके सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। 9+2 अरेंजमेंट इसे बोला, क्यों बोला? बहुत ही जाहिर है। अब बात करते हैं मेरे दोस्त यहां पर सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम की। यहां पर अगर आप देखेंगे सेंट्रियोल को, तो सेंट्रियोल क्या बनाता है? सेंट्रियोल आपका बेसल बॉडी बनाता है। आपने अभी देखा कि सिलिया और फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी थी वो सेंट्रियोल लाइक थी, और सेंट्रियोल में अरेंजमेंट क्या था? 9+0 अरेंजमेंट था। इन सेंट्रियोल्स की एक खास बात यह है कि ये जो सेंट्रियोल है ना, ये परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहते हैं, यानी जो 2 सेंट्रियोल्स हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी ये एक सेंट्रियोल है। जैसे सिलिया आपका होता है पतला और लंबा, ऐसे एक ये सेंट्रियोल है, ऐसे ये दूसरा सेंट्रियोल है नीचे, पर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जो कि मैंने आपको बताया। तो अगर आप इनकी सेंट्रल एक्सिस बनाते हैं तो इससे आपको एंगल बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस बना देता हूँ, तो ये आपकी एक एक्सिस है, और नीचे एक एक्सिस बनाता हूँ, ये आपकी एक एक्सिस है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है मेरे बंधु, ये 90 डिग्री हो गया, मानते हो? ये दोनों जो चीजें हैं इनको आप क्या बोलते हो? दिस वन इज कॉल्ड एज वन सेंट्रियोल, दिस वन इज कॉल्ड एज वन सेंट्रियोल, ठीक है। और इसके चारों ओर अमॉर्फस सा, अनइवन सा एक आपका स्पेस रहता है, एक मटेरियल जमा हो जाता है। क्योंकि ये सेंट्रियोल के चारों ओर मटेरियल जमा हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। भाई पेरी मतलब पेरी फेरी, यानी चारों ओर, सेंट्रियोल के चारों ओर तो पेरी सेंट्रियोलर, जाहिर सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो इसे क्या बोला? पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। अब बात को बहुत गौर से सुनना, ये 2 परपेंडिकुलर सेंट्रियोल और आसपास का अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल मिलके कहलाते हैं सेंट्रोसोम। ये दोनों मिलकर बहुत गंदा एरो बनाया भाई कुछ भी कहो, बहुत ही ज्यादा वाहियात एरो था। इनको मिला करके क्या बोलोगे? इनको मिला करके क्या बोलोगे? सेंट्रोसोम।
इनको मिला करके सेंट्रोसोम बोला। तो कोई पूछे सेंट्रियोल बड़ा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम बड़ा, क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल और उसके आजू बाजू के मटेरियल यानी पेरीसेंट्रियोलर अमॉर्फस मटेरियल से मिलकर बना है, तो सेंट्रोसोम हमेशा बड़ा है। ठीक है, अब देखो ये जो सेंट्रियोल है ये 9 इवनली स्पेस्ड ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट से मिलकर बना है। ट्यूबुलिन प्रोटीन मतलब जैसे माइक्रोट्यूब्यूल था वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन था, यहां पर ये भी ट्यूबुलिन प्रोटीन है। माइक्रोट्यूब्यूल जैसे ही प्रोटीन यहां पर होंगे जो सिलिया फ्लैजेला में थे, लेकिन ये जो 9 है ना ये ट्रिपलेट है, यानी सिलिया फ्लैजेला में देखो यहां पर डबलेट थे ना, ये 8 8 नंबर मैंने 2 बार लिखा है, 7 7 2 बार लिखा है, 6 6 2 बार लिखा है, यहां पे 3 बार लिखना पड़ेगा। 3 रिंग्स अटैच है और ये आपस में अटैच है सारे के सारे ट्रिपलेट्स। जैसे यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज था जिसको हम लिंकर कह रहे थे, यहाँ पे इंटर ट्रिपलेट ब्रिज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। सेंट्रल पार्ट जो है इसे आप क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस हब बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल पार्ट जो है ना यहाँ पे उसमें कोई सिंगलेट नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है, वरना 9+2 हो जाती ना। अगर दो छोटे छोटे सिंगलेट यहाँ पे भी पाए जाते तो 2 काउंट होते, 0 है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का एक धब्बा सा लगा हुआ है जिसे बोल दिया हब। ठीक है, जो रेडियल स्पोक से कनेक्ट कर रहा है आपके ट्रिपलेट्स को, पर बाकी कुछ नहीं है। सेंटर पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। तो सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है सिलिया और फ्लैजेला की, जो हम पहले पढ़ चुके थे। स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जो एनिमल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जब एनिमल और प्लांट में डिफरेंसेस बताए थे तब मैंने आपको कहा था कि यहां पर एक खास चीज मौजूद होती है मेरे दोस्त, और वो खास चीज क्या है? वो खास चीज है आपकी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, इसीलिए सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। हब यहाँ पर एक वर्ड है जो कि समझने लायक है, और डबलेट की जगह यहाँ पर ट्रिपलेट पाए जाते हैं और 9+0 अरेंजमेंट होती है। ये पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आपको सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सब याद है। अब देखो शक्ल इसकी असली, यहां पर देखो भाई, ये सेंटर पे आपका क्या है? हब है। ये जो लाल कलर से हमने बना दिया है दोस्त, ये क्या है? सेंट्रल हब है। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या है? देखो 1 1 1 लिखना पड़ेगा, 3 है ना यहाँ पर, ट्रिपलेट है, 2 2 2 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स्थ, यहाँ पर सेवेंथ, यहाँ पर एट्थ, यहाँ पर नाइन्थ। ओके, 9 है यहाँ पर ट्रिपलेट्स, तो 9 हो गए आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यहाँ पे देखो इनको ABC रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली। तो एक का जो A है ना, ये पहले वाले के C से कनेक्ट होगा। A और C कनेक्ट होंगे आपस में किस ब्रिज से? भैया इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। भैया इंटर ट्रिपलेट ब्रिज बोल दोगे ना, या फिर लिंकर बोल दोगे। CA लिंकर इसे कहा जाता है। C और A को कनेक्ट करता है तो CA लिंकर इसे कहा जाएगा। ये आपके क्या है? ये भैया आपके रेडियल स्पोक है। भैया आपके डबलेट से ठुल्लू निकल रहा था ना एक, जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से सिंगलेट से कनेक्ट हो रहा था। यहां पर भी ये ठुल्लू निकल रहे हैं, और आपके सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल तो है नहीं, तो किससे कनेक्ट हो रहे हैं? हब से कनेक्ट हो रहे हैं, हब से। ये क्या हो जाएगा भैया आपका? ये हो जाएंगे आपके 9 रेडियल स्पोक्स। यहां पर भी 9 रेडियल स्पोक होंगे क्योंकि 9 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, अब देखो इसकी शक्ल कैसी है? कार्टव्हील जैसी शक्ल है ना, ऐसा लग रहा है ना भैया कि गाड़ी का एक चक्का निकाल दिया है। बाहुबली में जो रथ थे उनका एक चक्का निकल गया हो, ऐसी शक्ल है। इस सेंट्रियोल के अरेंजमेंट को कहा जाता है कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। ये याद रखने वाली बात है, इसीलिए अलग से एक ही वर्ड लिखा है इस पूरी स्लाइड के ऊपर, दैट इज ओनली कार्टव्हील। राइट, अब बात करते हैं हमारी ब्रेन ऑफ सेल की। अगर हम इंसान हैं तो दिमाग जो है हमारा सबसे बड़ा कंट्रोलर है। सिमिलरली अगर एक सेल के दिमाग की बात की जाए तो वो है न्यूक्लियस। इसे क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। कि करता धरता है ये सेल का। सेल क्या करेगा अपने जीवन में, कितना मचाएगा, कितना उखाड़ेगा, सारी नॉलेज न्यूक्लियस के पास है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल है तुम्हारी जिंदगी का लेखा जोखा। भगवान ने पहले ही लिख के भेजा है कि तुम्हारी बॉडी में क्या क्या बनेगा। राइट, समझ लीजिए ये एक सेल है, पूरी स्लाइड जो है एक सेल है। इस पूरी स्लाइड के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। सर न्यूक्लियस है तो धब्बे धब्बे क्यों बना रहे हो? आपको बताऊंगा यार धब्बे धब्बे क्यों बना रहा हूं, जाहिर सी बात है, बिना बताएं तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ये आपका है न्यूक्लियस, अंदर वाली लेयर। तो इसे क्या बोल दिया? इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बोल दिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस या इनर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाहर है आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, आउटर एनवेलप। अब देखो इनर और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज जब हो जाती हैं, देखो
ये वाला है, यहां अच्छे से बताता हूं, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। अब यहां दो ऑप्शन है, या तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन ऐसे कनेक्ट हो जाए अगले वाली इनर और आउटर मेम्ब्रेन से, तो न्यूक्लियस हो जाएगा कंटिन्यूअस, तो न्यूक्लियस हो जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन मेरे भाई अगर ये आपस में फ्यूज हो जाए तो, अगर ये ऐसे फ्यूज हो गए तो गैप बन गया ना, ये वाली यहां फ्यूज हो जाएगी और ये वाली यहां फ्यूज हो जाएगी, तो बीच में क्या है, छोटा सा छेद बन गया, राइट, आने जाने की जगह बन गई ना, गैप बन गया। इस छेद को क्या कहते हैं, इस छेद को कहते हैं भैया न्यूक्लियस के अंदर का पोर, इसीलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड यहां पर हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, और इनके बीच में एक स्पेस रहता है जिसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या फिर इस केस में इसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, राइट। पेरीन्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर का दो मेम्ब्रेन के, दो एनवेलप के बीच का स्पेस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ऑलराइट। तो यहां पर ये जो बीच में आपके पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर जो है वो किस काम आता है, लेट्स इल्यूसिडेट दैट। ये जो भैया न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। समझ लो, मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक दो ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ही बना लेता हूं मैं अच्छे से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, दो बना लेते हैं, चलो, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर मैंने बना लिया। अब इसके अंदर क्या है मेरे भाई, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है मेरे भाई, ठुसा ठुस भरा हुआ है आपका डीएनए, ठूस ठूस कर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ठूस ठूस कर भरा हुआ है, आपके डीएनए की लेंथ पता है आपको कितनी है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, 2.2 मीटर्स, और आपके पूरे शरीर में नहीं, आपके सिर्फ एक सेल के अंदर, यानी आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हो सकते हैं, और एक सेल के अंदर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा डीएनए भरा हुआ है। और सेल होता है, आप कहते हो सर कि आपने तो बताया था 10 से 20 माइक्रोमीटर का सेल है, तो उसमें 2.2 मीटर का डीएनए कैसे भरा हुआ है, अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पैक्ड है, इसीलिए मैंने बोला कि ठूस ठूस कर भरा हुआ है। तो यहां पर क्या है मेरे बंधु, यहां पर आपका न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, ऑलराइट, एंड यहां पर है आपका डीएनए, ओके, यहां पर है आपका डीएनए। अब क्या होता है, ये डीएनए आपका कन्वर्ट होता है आरएनए में, यू नो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जाहिर सी बात है। तो जो डीएनए है, इट यूज टू कन्वर्ट इनटू आरएनए, ओके। तो डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होगा तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का होता है न्यूक्लियस में ही होता है, लेकिन जब इसे ट्रांसलेशन करना होता है ना, जब ट्रांसलेशन करना होगा, जब प्रोटीन में कन्वर्ट होना होगा, तो ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। तो भैया ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर के बनाएगा प्रोटीन, तब जाकर के बनाएगा प्रोटीन। तो भैया प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आना है, तो कहां से बाहर आएगा, इस छेद से ही तो बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा। प्लस अब जो प्रोटीन बने हैं, इनमें से कुछ प्रोटीन की जरूरत तो न्यूक्लियस को भी होगी, भाई न्यूक्लियस के अंदर भी तो काम धाम चलता है, तो ये प्रोटीन कुछ घुमा करके आपके न्यूक्लियस में भी जाएंगे। तो ये किससे गए, ये भी न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ही गए, यानी जो एनपीसी है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, ये आरएनए को बाहर भी भेज सकता है और प्रोटीन को अंदर भी ले सकता है। तो आप कहते हैं कि यहां पर इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है। ये है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर, राइट। अब देखते हैं पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है। पहली चीज जो हम सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में, और रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले सेल देखा था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था। Material of nucleus stained by basic dyes was given by, the name was given by Fleming। यानी इन्होंने देखा, फ्लेमिंग साहब ने, कि न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है ना, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इसको आप बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हो, और उन्होंने बोला कि इसको एक वर्ड देता हूं मैं, क्रोमेटिन। यानी जब डीएनए खुला खुला प्रेजेंट रहता है ना, थोड़े बहुत प्रोटीन्स अटैच है, तो उसे क्रोमेटिन बोल दिया गया। जब इंटरफेज न्यूक्लियस स्टेज में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, यानी जब वो रेस्ट में है, न्यूक्लियस कुछ नहीं कर रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रही है, तो डिवीजन के टाइम पे तो डीएनए को पैक होना पड़ता है, लेकिन जब डिवीजन हो ही नहीं रहा है तो डीएनए एकदम रिलैक्स पड़ा हुआ है, खुला खुला, तो आपका हाईली एक्सटेंडेड और इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का स्ट्रक्चर यानी क्रोमेटिन आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियर मैट्रिक्स पाई जाती है एंड आपका न्यूक्लियोलस पाया जाता है।
यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई है जो कि आरआरएनए सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, उसी हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। और डीएनए वीएनए खुला उल्ला पड़ा हुआ है, प्रोटीन के साथ आरएनए के साथ छुटुक मुटुक एसोसिएशन है उसकी, इसे क्रोमेटिन बोल दिया। यानी डीएनए है, आसपास का मटेरियल है, और न्यूक्लियोलस है। तो जो न्यूक्लियस है इसमें दो एनवेलप थे, आउटर एनवेलप, इनर एनवेलप। दोनों के बीच का जो स्पेस था ना, वो मैंने आपको बताया था कि आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है, विच इज 10 to 50 नैनोमीटर। ओके, और न्यूक्लियर पोर यहां पर पाए जाते हैं जिनके थ्रू आरएनए बाहर आ सकता है और प्रोटीन अंदर जा सकता है। अब जो न्यूक्लियस है ना, जो मैंने आपको बनाकर दिखाया था, उसमें एक डेंस स्टेनिंग रीजन भी पाया जा सकता है जिसे आप न्यूक्लियोलस कहते हो। तो आपका एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। ओके, तो न्यूक्लियोलस के ऊपर ना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये अलग से ऑर्गेनेल नहीं है, तो इट इज मेम्ब्रेनलेस। तो मेम्ब्रेनलेस है तो ये बाकी न्यूक्लियस के साथ यूनिफॉर्म है। समझ लो ये न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है यहां पर, और ये न्यूक्लियोलस है। ओके, तो यहां पे कंटेंट जो है इसका बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ एकदम कनेक्शन में है, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है इसके ऊपर, तो इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो इसीलिए ये बाकी चीजों के साथ घुला मिला रहता है। लेकिन ये एक काम जरूर करता है, एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, यानी आरआरएनए की सिंथेसिस करता है ये। आरआरएनए कहां इंपॉर्टेंट है? राइबोसोमल आरएनए से कहा जाता है, तो ऑब्वियसली राइबोसोम बनाने में इंपॉर्टेंट होगा। और राइबोसोम कहां काम करते हैं? उन सेल्स में जहां प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। भाई राइबोसोम का काम क्या था? राइबोसोम को हम प्यार से प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे थे, यानी उसका काम है प्रोटीन को बनाना। तो जहां पे आरआरएनए ज्यादा बनेगा वहां पे राइबोसोम ज्यादा बनेंगे प्रोटीन के साथ मिलके, और जहां राइबोसोम ज्यादा बन गए वहां प्रोटीन ज्यादा बनेगा। तो इसीलिए बड़े बड़े न्यूक्लियोलस और ज्यादा नंबर में न्यूक्लियोलस वहां मिलेंगे जहां अच्छी प्रोटीन सिंथेसिस, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती होगी। अदरवाइज बहुत कम से भी काम चल जाएगा। अगर कोई सेल प्रोटीन ही सिंथेसाइज नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे बहुत ज्यादा राइबोसोमल आरएनए की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोलस की भी आवश्यकता नहीं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम रहते हैं। ओके, तो बेसिकली क्रोमोसोम तो एक पैक्ड फॉर्मेट है, लेकिन ये अचानक से पैक नहीं होता। पहले तो डीएनए खुला खुला पड़ा है ना क्रोमेटिन के फॉर्म में। तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन के अंदर इट कंटेन्स डीएनए, खुला खुला डीएनए है, थोड़े बहुत बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनको आप कहते हैं हिस्टोन, उसके अलावा कुछ और प्रोटीन है जिन्हें आप कहते हैं नॉन हिस्टोन, और थोड़ा बहुत आरएनए भी है। ये आपके क्रोमेटिन की कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले तो ये याद कर लो कि क्रोमेटिन में डीएनए भी है, बेसिक प्रोटीन्स भी हैं जिनका नाम है हिस्टोन, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, एंड अल्टीमेटली आरएनए भी है। इसे आप कहते हो क्रोमोसोम, इस क्रोमेटिन। ओके, और ये क्रोमेटिन खुला खुला जब प्रेजेंट है, ये जब पैक हो जाएगा ना तो क्या बना लेगा? तो बना लेगा क्रोमोसोम। जैसे कि देखो यार, मैं आपको एग्जैक्ट सिनेरियो बताता हूं क्या होता है। ये आपका क्रोमेटिन, ये डीएनए है, इसके साथ थोड़े बहुत छुटुक मुटुक प्रोटीन्स हैं, थोड़ा बहुत आरएनए एसोसिएटेड है, ऐसा चक्कर है। दिस इज क्रोमेटिन। बट अब ये जो है ना, ये अच्छे से पैक होने लग गया, ऐसे ऐसे पास पास आकर के। तो जो क्रोमोसोम आपको किताब में दिखाया जाता है, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, इसके अंदर डीएनए ऐसे पैक है। तो ये जो आपका क्रोमेटिन है, डीएनए है, ये आकर के ऐसे जुड़ गया है। इसी को आप किताब में ऐसे बना देते हो। तो क्रोमोसोम क्या है? पैक्ड स्ट्रक्चर है, और क्रोमेटिन क्या है? अनपैक्ड स्ट्रक्चर। ये बात है बस, राइट? तो अब देखो, हर क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसे आप कहते हैं सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर मतलब, मेयर का मतलब बॉडी, सेंट्रो मतलब सेंट्रल। तो हर क्रोमोसोम में एक सेंट्रल पार्ट रहता है। ओके, इसके साथ जो है अटैच रहती है आपकी आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, जिनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। तो इसमें अलग अलग टाइप के आपको क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब ऊपर और नीचे की आर्म्स एकदम बराबर होंगी, इसे कहते हैं हम लोग मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, ठीक है, एकदम मेटासेंट्रिक मतलब एकदम सेंटर पे ये प्रेजेंट है कंस्ट्रक्शन। इसे क्या बोले हम लोग? सेंट्रोमेयर बोले। इसे हम लोग सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये आपका यहां पर प्रेजेंट है। और इस सेंट्रोमेयर के ऊपर क्या प्रेजेंट है दोस्त? एक
प्रोटीन की डिस्क प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर का मकसद क्या है, इस काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। जब सेल डिवीजन होगी ना तो इस क्रोमोसोम को भी हमें तोड़ना पड़ेगा, तो आधा जो क्रोमोसोम का पार्ट है ये वाला, ये एक साइड चला जाएगा, मैं एक बार रेफरेंस के लिए बना रहा हूं, बाद में मिटा दूंगा। ये वाला आपका एक साइड चला जाएगा और ये वाला आपका एक साइड चला जाएगा। कैसे चला जाएगा भैया, क्योंकि यहां से इसे एक चीज इस साइड खींचेगी और यहां से इसे एक चीज इस साइड खींचेगी। तो जो स्पिंडल फाइबर है कहां अटैच होंगे, इस काली वाली डिस्क पे अटैच होंगे। ये जो हरे कलर के धागे हैं कहां अटैच होंगे, इस काली वाली डिस्क पे अटैच होंगे। ओके, इसे क्या बोल दिया हमने, काली वाली डिस्क को काइनेटोकोर बोल दिया। तो काइनेटोकोर इज द प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच। ये क्वेश्चन नीट में आई थिंक 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेटासेंट्रिक के बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, यानी सेंट्रोमेयर तो है आपका सेंटर पे, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है। ऊपर वाली आर्म थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी, और नीचे वाली आर्म थोड़ी सी बड़ी। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरे दोस्त थोड़ी सी छोटी बड़ी तो दिखाई दे रही है। तो सेंटर आपका यहां कहीं आएगा। पहले सेंटर आपका एकदम यहां पे आ रहा था, बिल्कुल सेंटर पे। अब सेंटर थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, इट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। फिर आती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब यार अब बैंड बज गई है, अब एकदम एक साइड में छुटुक मुटुक हो गई है और दूसरी साइड बहुत बड़ी है, तो एकदम लार्ज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक, तो यहां पर देखो, यहां पे यहां कहीं सेंटर आएगा। और टीलोसेंट्रिक मतलब टेल, टीलो मतलब टेल, एकदम टेल पे है, यानी दूसरी साइड कुछ है ही नहीं। दिस इज टीलोसेंट्रिक, दिस इज टीलोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार की जो है आपकी अलग अलग किस्म की अरेंजमेंट्स देखने को मिलती हैं हमें क्रोमोसोम की, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। राइट, ये बात यहां पर हो जाएगी। डन। अब देखो, सेंट्रोमेयर पे 2 क्रोमेटिड होती है, जो मैंने आपको बताया अलग अलग जाएंगी। ये जो लंबाई में है ना दोनों आर्म्स, ये एक क्रोमेटिड बनाती है, और इस साइड की जो दोनों एक साथ है वो एक क्रोमेटिड बनाती है। ओके, और फिर अलग अलग तरीके से डिवाइड है जो हमने देख ही लिया है। काफी बार एक नॉन स्टेनिंग यानी एक छोटा सा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है एक कांस्टेंट लोकेशन पे इन अ क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट। और ऐसे जो क्रोमोसोम जिन पे सैटेलाइट रहता है उन्हें सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। राइट, तो यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी सैटेलाइट काफियों पे प्रेजेंट होती है। ओके, सैटेलाइट जिसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो एक कांस्टेंट लोकेशन पे यानी टर्मिनस पे पाई जाएगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है क्रोमोसोम को, एंड अदर देन दैट इट इज नॉन स्टेनिंग रीजन। ये याद रखना, बहुत आसानी से स्टेन नहीं होती, साइज बहुत छोटा है। ओके, दिस इज क्रोमोसोम। नाउ माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी को आप प्यार से क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडी को आप प्यार से कहते हैं, सबसे कॉमन जो माइक्रोबॉडी है इट इज कॉल्ड एज परऑक्सिसोम। नाम क्या है, परऑक्सिसोम। परऑक्सी मतलब परऑक्साइड का ये मेटाबॉलिज्म करती है। राइट, यानी किसमें काम करेगी, परऑक्सिसोम परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में। परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, अब परऑक्साइड बहुत हार्मफुल है सबके लिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है भैया H2O2, ये तो बहुत हार्मफुल है। तो क्या करेंगे, इसको और ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसको और ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर और देखो H2O बन जाएगा भाई, 2H2O बन जाएगा ना, और वाटर हमारे लिए नॉट हार्मफुल है, यूज कर लेंगे। ओके, तो और इसको ऑक्सीडाइज करके अल्टीमेटली हम क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड का वाटर बना लेंगे। तो हम जो हार्मफुल चीजें थी उसका नॉन हार्मफुल एक प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म ऑफ परऑक्साइड। तो मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल जिन्हें माइक्रोबॉडी कहा जाता है, इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल में। बस ये बात याद रखनी है। ये जो आपका परऑक्सिसोम है इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ओके, और कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, 2 चीजों में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, एक तो माइक्रोबॉडी और एक इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। राइट, आपका अलग अलग चीजें थी ना, स्टार्च ग्रैन्यूल था, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल था, वो ऑर्गेनेल नहीं थी।
राइट, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं थी, मेम्ब्रेन नहीं थी उसके ऊपर, लेकिन माइक्रो बॉडी पे सिंगल मेम्ब्रेन होती है, राइट। इट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, इसीलिए यूकैरियोट में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। माइक्रो बॉडी का ये बात हमें जानना है। आई होप दिस इज द लास्ट स्लाइड। यस इट इज। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं काफी टाइम से कि हमारा कोर्स चल रहा है दोस्त, एक फुल लेंथ कोर्स है आपका नीट ड्रॉपर बैच नाम से, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप डाउट भी अपना जो है वहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। हमारे जो फैकल्टीज आपके डाउट्स को भी कैटर करेंगी। एंड टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर फ्री में मिलती है। अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो सारी चीज़ें आपकी अल्टीमेटली साथ हो जाती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सब कुछ। तो प्लीज़ मेक श्योर टू गो थ्रू दिस बैच। ये बैच बहुत ही शानदार है। और सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन है कि आपको समझ लीजिए मेरा यूट्यूब से बहुत अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ले लो, केमिस्ट्री का भी समझ में आता है, फिजिक्स का ले लो सिर्फ। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर देयर फॉर यू। और अगर आपको बैच नहीं लेना है तो एटलीस्ट आप मेरा जो क्वेश्चन बैंक है 10 रुपए में मैंने अवेलेबल करा रखा है यार ऐप के ऊपर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मार्क्स अप लर्निंग ऐप को सर्च करो गूगल प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल करो एंड अल्टीमेटली सर्च फॉर माय क्वेश्चन बैंक, यू विल गेट इट फॉर 10 रुपीज ओनली। और अल्टीमेटली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से अच्छा आप इस एप्लीकेशन को स्क्रॉल करो। एंड नोट्स आपको इस चैप्टर के आज ही मिल जाएंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के भी काफी स्टूडेंट्स को अवेलेबल नहीं हुए थे, मैं 2 मिनट के अंदर दोनों के दोनों नोट्स आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो जस्ट आफ्टर गेटिंग दिस वीडियो डन, प्लीज मेक श्योर टू चेक द टेलीग्राम का नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मार्क्स अप लर्निंग ऐप, जाकर के फटाफट जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो अब स्टार्ट करेंगे यार बायोमोलिक्यूल्स, ओके।